नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल स्पाई ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। अभी तक हमने जितना कुछ भी देखा या सीखा वो सब समझ में आ गया होगा। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने फ्रिक्शन के जितने भी कॉन्सेप्ट थे या जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जिसके बेसिस पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आते थे वो सारा हमने डिस्कस कर दिया था। तो आज के लेक्चर में हम नया चैप्टर जिसका नाम वर्क पावर एनर्जी है इसको शुरू करेंगे और हर एग्जाम में इस चैप्टर का वेटेज आपका 10% तो होता ही होता है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है जो इसी के एप्लीकेशन पे आते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर वर्क पावर एनर्जी। आज का जो लेक्चर है वो एकदम बेसिक सा रहने वाला है जिसमें हम लोग सीखेंगे कि इंट्रोडक्शन ऑफ वर्क और वर्क के फार्मूले क्या होते हैं और उसके कुछ सिंपल से क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आप पेशेंस के साथ पूरा लेक्चर देखिएगा क्योंकि स्टार्टिंग के जो 2-3 लेक्चर होने वाले हैं यही आपका बेसिक्स होते हैं। इसके बाद ये अच्छे से समझ में आ गया, आगे के जितने भी लेक्चर हम देखेंगे जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जाएंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है वर्क। सबसे पहले हम समझते हैं वर्क। देखो आप सभी ने देखते होगे, पूछते होगे कि आज 5 आदमी काम कर रहे हैं, कितना काम किया? कोई कहता होगा कि हम यहाँ से गए पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, कितना काम हमने किया? या एक जेसीबी है वो कितने आदमी के बराबर एक दिन में गड्ढा खोद सकती है? ये सबको हम वर्क के टर्म में मेजर करते हैं। अब फिजिक्स में उसको हम कैसे मेजर करेंगे, क्या स्टैंडर्ड नाम देंगे, उसका डिफिनीशन रीड करते हैं। फिर इसको मैं आपको डायग्राम के फॉर्म में समझाऊंगा। देखो है क्या, वर्क इज सेट टू बी डन व्हेन यूर अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी मूव्स थ्रू सम डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। देखो ये कह रहा है कि हम तब कहेंगे कि वर्क तब होता है अगर किसी बॉडी पे हम फोर्स लगाएं और वो बॉडी फोर्स की डायरेक्शन में मूव करे तभी हम बोलेंगे वर्क हुआ है। नहीं तो नहीं बोलेंगे कि वर्क हुआ है। जैसे ये एक बॉडी है ए, इस पे हम एफ फोर्स लगा रहे हैं तो ये बॉडी हमारी किस डायरेक्शन में मूव होगी? इसी डायरेक्शन में मूव होगी तो हम बोलेंगे कि वर्क हुआ है। अगर हम इसको यहाँ से यहाँ लेके आए, ये बॉडी ए थी केस 1 और ये है आपका केस 2। सेम बॉडी है ए ही, यहाँ पे आपका एस इक्वल टू 0 था, यहाँ पे एस इक्वल टू एस है, मतलब एस दूरी पे विस्थापन हो गया है। और किस डायरेक्शन में हुआ है? फोर्स की ही डायरेक्शन में। अगर किसी और डायरेक्शन में हुआ होता तो हम उसको वर्क नहीं बोलते। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स लग रहा है, जो डायरेक्शन ऑफ मोशन आएगी वो फोर्स की ही डायरेक्शन में आएगी। तो चलिए इसके कुछ पॉइंट है उसको समझते हैं। वर्क इज डन ऑन अ बॉडी ओनली इफ द टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। देखो हम तभी बोलेंगे कि वर्क हुआ है जब ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड कर रही होंगी। कौन कौन सी? पहला है अ फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी। जैसा आप बॉडी ए पे देखो, एक फोर्स एक्ट्स कर रहा है, ये पॉइंट आपको पता हो गया। दूसरा है द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जिस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन में इसका मोशन क्या हो रहा है वो इम्पोर्टेंट है। तो कहीं भी वर्क निकालने के लिए दो पॉइंट पता होना चाहिए। एक तो आपके पास फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, दूसरा द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का डायरेक्शन है वो फोर्स की डायरेक्शन में मूव करे। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर इसमें कुछ भी डाउट है तो आप बोलिए, मैं आपको इसको और एक्सप्लेन करता हूँ। देखो यहाँ से जब हम यहाँ तक गए हैं कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? एस डिस्टेंस ट्रेवल किया है। अभी जो हम फार्मूले का डेरिवेशन करेंगे वहाँ एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखो अभी आप बेसिक सा डेफिनेशन समझिए कि वर्क होता क्या है। चलिए अगला हम इसका कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो देखो एग्जांपल्स है क्या, जैसे कि आप देखो एक क्रेन है, एक क्रेन क्या कुछ हैवी वेट को उठा रही है। अब ये देखो इस डायरेक्शन में इसका फोर्स लग रहा है और जब इसको ऊपर ले जाएगी तो इसी डायरेक्शन में इसका मोशन भी हो रहा है, तो मतलब ये वर्क कर रही है।
अगर यही मोशन इस डायरेक्शन में ना होता तो क्या ये वर्क करता? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे देखो, इस डायरेक्शन में इस पे फोर्स लगा रहा है अपने हाथ से और तीर निकलेगी इसी डायरेक्शन में जाएगी, मतलब ये भी आदमी इस पे वर्क कर रहा है। ये अगला एग्जांपल आप देख सकते हो, हाथ में रबड़ लेके हर कोई खींच रहा होगा। जब रबड़ को आप दोनों उंगली में फंसा के खींचते हैं तो उसके अलोंग फोर्स लगता है और जो डिस्प्लेसमेंट होता है, जो रबर तनता है, वो फोर्स की डायरेक्शन में ही तनता है ना, ये होता है। ये पोटेंशियल एनर्जी आप देख रहे हैं, सब हम आगे डिस्कस करेंगे। जैसे पॉइंट ए है, बी है, सी पे गया, डी पे गया, क्या हो रहा है। देखो, ये जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन में आपका मोशंस होते जा रहे हैं, जैसे जैसे हो रहे हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके कुछ और एग्जांपल हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि अगर कोई कार्ट कार्ट आप सबको पता है ना, मान लेते हैं आपका कोई कार्ट है, वे ना हार्स पुल है। अब कोई इस पे हार्स, देखो यहाँ मैं एक हार्स बनाने की कोशिश करता हूँ। मेरी उतनी अच्छी डायग्राम है नहीं, फिर भी कोशिश करता हूँ। ये है आपका हार्स और एक कोई कार्ट को पुल कर रहा है। जब ये इसको पुल कर रहा है, देखो हार्स आपका इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है और कार्ट भी आपका इसी डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं। तो यहाँ हम क्या बोलेंगे कि वर्क हो रहा है। समझ गए ना। अगला है, जैसे आपने यहाँ देखा एक आदमी ये पर्वत पर जा रहा है, तो ये क्या हो रहा है, इसी डायरेक्शन में इस पे फोर्स लग रहा है और इसी डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। तो इस केस में भी हम क्या बोलेंगे कि इस पे कार्य हो रहा है। अगला एग्जाम्पल है, जैसे आपका रेलवे ट्रेन है। ये आपकी रेलवे ट्रेन है, इसे कोई इंजन पुल कर रहा है। अब देखो, जब इंजन इसको पुल कर रहा है, एन इंजन पुल से ट्रेन, है आपका इंजन है, ये इस ट्रेन को पूरा खींच रहा है। मतलब इंजन इन सब डिब्बों पे क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। और जब फोर्स लगा रहा है तो ये डिब्बे आपका उसी डायरेक्शन में, अगर इंजन इधर भी डायरेक्शन से जा रहा है, ये डिब्बे भी उसी डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं। तो इस केस में हम बोलेंगे कि वर्क हो रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखो, आज बेसिक का है एकदम वर्क का, इसलिए मैं एकदम आराम आराम से चीजें डिस्कस कर रहा हूं ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ जाएं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखो, वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स, अगला हम समझते हैं टॉपिक कि अगर कोई वर्क डन हो रहा है तो उसको हम मेजर कैसे करेंगे अगर कांस्टेंट फोर्स लग रहा है। देखो, फोर्स दो टाइप के लगेंगे, एक तो आपका वेरिएबल होगा और एक आपका कांस्टेंट होगा। तो हम उसको अलग अलग करके सीखेंगे। सबसे पहले हम कांस्टेंट फोर्स का समझते हैं। कांस्टेंट फोर्स का पता है ना, कि जितना फोर्स हमने स्टार्टिंग में मानो 5 न्यूटन लगा दिया, अगर हमने 5 न्यूटन लगा दिया तो 5 न्यूटन ही रहेगा, आप कहीं भी जाओ। वेरिएबल फोर्स है कि अगर मैंने यहाँ पे 5x न्यूटन किया और x आपका डिस्प्लेसमेंट है, तो जैसे जैसे x चेंज होगा वैसे वैसे f की वैल्यू यहाँ इंक्रीज होते जाएगी। अगर x की वैल्यू चेंज होगी, इंक्रीज या डिक्रीज होगी, ऐसे ही फोर्स आपका इंक्रीज या डिक्रीज होगा, x की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। आई होप आपको ये है आपका कांस्टेंट और अगला है आपका वेरिएबल। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी कि कांस्टेंट क्या है और वेरिएबल क्या है। इन्हीं सब पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कांस्टेंट फोर्स। तो मान लेते हैं एक ब्लॉक है, ठीक है, इस ब्लॉक पे कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हैं एफ। जब इस ब्लॉक पे हम फोर्स लगाएंगे, फोर्स एक आपका वेक्टर क्वांटिटी है। कुछ टाइम बाद आपका ब्लॉक जब इस पे फोर्स लगा के खींचा जा रहा है तो यहाँ पे पहुंच जाता है पॉइंट बी पे। इसको नाम दे देते हैं ए। ये ब्लॉक भी आपका एम मास का है, ये भी एम मास का है। जब इसको यहाँ से यहाँ ले गए तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ फोर्स की डायरेक्शन में, मान लेते हैं एस वेक्टर हुआ। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? कुछ भी नहीं है। तो वर्क डन आपका होगा क्या, जो आपका वर्क डन होता है, वर्क डन इक्वल टू क्या होता था, फोर्स। एक तो इस पे कितना फोर्स लग रहा है इनटू कितना डिस्प्लेसमेंट किया आपका। तो उसको हम कैसे लिखेंगे, डिस्टेंस, डिस्टेंस मूव इन द डायरेक्शन ऑफ, यहाँ मैं नीचे लिख देता हूँ, यहाँ कैमरे से छिप रहा होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स।
फोर्स की डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस उसने मूव किया, उसको हम बोलेंगे वर्क डन हुआ है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब जो आपका वर्क डन है, इसको हम कैसे लिखेंगे? वर्क डन इक्वल टू फोर्स एफ और डिस्प्लेसमेंट है आपका एस वेक्टर। ये आया इसका फार्मूला। जब भी आपको वर्क डन निकालने को बोले, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपको दिया रहे, तो ये होगा। और वर्क डन जो आपका होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कुछ पॉइंट। वर्क डन इज अ डॉट प्रोडक्ट। आपको पता है ना, डॉट और इस डॉट प्रोडक्ट, इसी को हम बोलते हैं। अगर कोई क्वांटिटी डॉट प्रोडक्ट हो रही है तो क्या आएगा आपका? वर्क डन। यस, चलो वर्क लिखते हैं डायरेक्ट। जो आपका वर्क है, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। पता है ना, स्केलर और वेक्टर का मैंने वेक्टर के चैप्टर में डिस्कस किया था। तो क्या होता था? स्केलर होता था जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होती थी, और वेक्टर होता था मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती थी। तो जो वर्क है वो आपका डायरेक्शन लेस है, इसमें केवल मैग्नीट्यूड होगी। जब स्केलर है तो हम क्या देखेंगे? इसका डॉट प्रोडक्ट देखेंगे। ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप याद रखना। अगर कुछ भी डाउट है, आप वीडियो को पॉज करिए, फिर से देखिए, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए, अब अभी देखो हमने क्या देखा। फोर्स आपका मानो इस डायरेक्शन में लग रहा था, उसी डायरेक्शन में मोशन हो रहा था। अगला केस हम लेते हैं कि मान लेते हैं यहाँ पे, अब ले लेते हैं हम केस बी। यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं केस ए था। आपका एफ और एस सेम डायरेक्शन में थे, जो फोर्स था इंक्लाइंड नहीं था। यहाँ केस बी पे हम क्या देते हैं? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इंक्लाइंड टू ईच अदर। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, देखो मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि साथ में आप लोग इसको बनाते चलिए। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इंक्लाइंड ईच अदर। तो जो आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ देखो वो इंक्लाइंड नहीं थे, एक ही लाइन में थे। यहाँ पे आपका इंक्लाइंड है, मतलब आपका एक दूसरे से थीटा एंगल बना रहा है। तो इसको हम कैसे करेंगे? चलिए इसका सोल्यूशंस निकालते हैं। अब देखो मान लेते हैं एक ब्लॉक है, ठीक। अब जो इस पे फोर्स लग रहा है, इधर से एफ वेक्टर का फोर्स लग रहा है, और जो इस पे मोशन हो वो आपका इस डायरेक्शन में आएगा। और यहाँ से जो एंगल बना रहा है, कितना एंगल बना रहा है? थीटा बना रहा है। आपसे बोल रहा है इस पे बताना है कि वर्क डन कितना हुआ। अब देखो, जब इस पे फोर्स लगा रहे हैं, ये आपका 2D मोशन है, तो इस डायरेक्शन में मोशन करेगा, करेगा कि नहीं? मान लेते हैं कुछ टाइम बाद ये यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे जब आ जाएगा, तो यहाँ से यहाँ आने पे इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? मान लेते हैं एस वेक्टर। अब देखो, जब ये यहाँ से यहाँ पे आया है एफ वेक्टर, और यहाँ से आपका बना रहा है कितना एंगल? थीटा। अभी हम क्या करेंगे वर्क डन निकालने के लिए? इसको हम रिजॉल्व करते हैं। अब देखो, जब भी आपका इंक्लाइंड है, मैंने क्या बताया था, उसको मैं दो अलग अलग डायरेक्शन में रिजॉल्व कर सकता हूँ कि नहीं, ताकि क्वेश्चन आसान हो जाए। जिस एक्सिस से आपका एंगल बना रहा है, उधर आपका क्या आएगा? कॉस आएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? एफ कॉस थीटा। और ऊपर वाले को लिखेंगे वाई डायरेक्शन में, क्या आएगा? एफ साइन थीटा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? कुछ नहीं। अब जो आपका इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा था, उसको मैंने एक्स और वाई डायरेक्शन में ब्रेक कर दिया है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलिए हर डायरेक्शन में इसका हम फोर्स निकालते हैं। सबसे पहले निकालते हैं आपका एक्स डायरेक्शन में फोर्स कितना आया। तो हम इसका क्या लेंगे? केवल मैग्नीट्यूड along द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हुआ है, along the। देखो कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना। अगर कॉन्सेप्ट आप नहीं समझ पाए ना, आगे क्वेश्चन आप कर नहीं पाओगे, क्योंकि बहुत केस में वर्क जीरो आता है, बहुत केस में नहीं आता, और एग्जाम में यही सब टेक्निकल क्वेश्चन पूछता है। तो यही डिस्प्लेसमेंट का ही सब खेल होता है। तो इसको एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स आया वो क्या हो रहा है? एफ कॉस थीटा। इसी तरह अगर हम वाई डायरेक्शन में फोर्स लिखेंगे, वाई डायरेक्शन आपका कौन है? along दी परपेंडिकुलर। वो उसके परपेंडिकुलर है कि नहीं? along परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट एस वेक्टर।
जो आपका एफ वाई है वो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एस वेक्टर। इस केस में आपका क्या आएगा, वाई की वैल्यू, वाई की वैल्यू जो निकल के आएगी एफ साइन थीटा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हमने जो उसको रिजॉल्व किया था उसी को लिख दिया। अब अगर हमसे डब्ल्यू वर्क डन पूछे हुए, डब्ल्यू से वर्क होता है, इसको हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। तो ये क्या होगा अगर हम एक्स डायरेक्शन में निकाले, देखो आपको डायरेक्शन जिधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वही लेना है ना। तो इसको जब हम निकालेंगे एफ वेक्टर एक्स, क्योंकि वाई डायरेक्शन में देखो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई है, डिस्प्लेसमेंट आपका एक्स में हुआ है, तो वाई में जीरो हो जाएगा। इसको हम लिखेंगे एफ एक्स इंटू एस वेक्टर। एफ एक्स की वैल्यू कितनी है आपकी, एफ कॉस थीटा इंटू एस। तो अगर हम इसे W इक्वल टू लिखेंगे तो आपका निकल के आएगा एफ एस कॉस थीटा। ये आपका एक यूनिक केस है, कहीं भी आपको लगाना हो, चाहे इसमें आप लगाओगे, यहाँ देखो दोनों एक डायरेक्शन में है, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ वेक्टर और एस वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं। थीटा इक्वल टू जीरो रखोगे और कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, तो वर्क इक्वल टू निकल के आएगा W इक्वल टू एफ एस। बताइए यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए। अब चलो इस पे जो जो कुछ रिजल्ट आए हैं उसको मैं नोट करके यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। इसके जो जो रिजल्ट आते हैं ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछ लिए जाते हैं कि वर्क डन कब आपका जीरो आएगा और कब आपका जीरो नहीं आएगा। अब देखो यहाँ पे कोई डायरेक्शन परपेंडिकुलर में नहीं हो रहा है, तो इस डायरेक्शन में वर्क डन क्या आएगा आपका, इस डायरेक्शन में आपका वर्क डन जीरो आएगा। कब, जब वाई डायरेक्शन में हम लिखेंगे। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। चलिए नोट में पहला पॉइंट लिखते हैं। अब देखो अगर जो आपका W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा है, अगर व्हेन एफ वेक्टर एंड एस वेक्टर आर इन द सेम डायरेक्शन, जब आपका एफ वेक्टर और एस वेक्टर आपका इन द सेम डायरेक्शन, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो इस केस में आपका क्या आएगा, जो आपका देखो फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी मान लेते हैं इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आके पहुंचा है, तो यहां से यहां जो डिस्प्लेसमेंट हुआ देखो दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ थीटा इक्वल टू क्या निकल के आएगा, थीटा इक्वल टू निकल के आएगा जीरो। तो डब्ल्यू इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, यहाँ पे जब हम थीटा की वैल्यू जीरो रखेंगे डब्ल्यू इक्वल टू निकल के आएगा एफ एस कॉस जीरो, और जब इसको पुट करेंगे तो डब्ल्यू इक्वल टू निकल के आएगा एफ एस। देखो जब दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं तो वर्क डन निकल के आ रहा है डब्ल्यू इक्वल टू एफ एस। इसी तरह व्हेन, जब आपके एफ वेक्टर फोर्स की वैल्यू एंड डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आर इन परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर का सिंबल है परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जब ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो इसकी क्या वैल्यू आएगी। देखो मान लेते हैं आपका फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है लेकिन डिस्टेंस हो रहा है आपका इस डायरेक्शन में, तो इनके बीच क्या एंगल बनेगा, यहाँ पे आपका थीटा इक्वल टू निकल के आएगा 90 डिग्री, और W इक्वल टू जब हम पुट करेंगे एफ एस कॉस 90, और आप सबको पता है ट्रिग्नोमेट्री में मैंने आपको बताया था कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, जीरो, तो वर्क डन इक्वल टू निकल के आया जीरो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पे बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। उसमें आपको दे देंगे एक आदमी हाथ में बाल्टी लिए हुए हॉरिजॉन्टल ट्रैक पे जा रहा है तो वर्क डन कितना होगा, उस केस में वर्क डन जीरो होता है, क्योंकि बाल्टी ऐसे लटकाया है, मतलब फोर्स आपका वाई डायरेक्शन में लग रहा है और मूवमेंट हो रही है एक्स डायरेक्शन में, तो वर्क डन क्या आ जाता है, वर्क डन आपका आ जाता है जीरो। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। ये सब भले बहुत छोटी बातें लेकिन एकदम बेस है, आप देखोगे सारे बड़े बड़े क्वेश्चन इसी सब बेस पे होंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलो अगला टॉपिक देखते हैं। अब वर्क की डायमेंशंस एंड यूनिट देखते हैं इसका क्या होता है। तो चलो सबसे पहले डायमेंशंस देखते हैं। वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में होता है, फोर्स की डायरेक्शन में, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इसको आप याद रखना, डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाए इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स।
अब आप देखो इसका हमें डायमेंशन लिखना है। मैंने यूनिट एंड डायमेंशन में डायमेंशनल एनालिसिस डिटेल में डिस्कस की हुई है। अगर आपको नहीं आइडिया है, इसके सारे रूल्स मैंने वहाँ डिस्कस किए हुए हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती हैं, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती हैं, वो सब सारी डिस्कस की हुई हैं। जो भी स्टूडेंट शुरू से देख रहा होगा, वो उसका कॉन्फिडेंस एक अच्छे लेवल पे होगा कि एग्जाम में किसी भी टाइप का क्वेश्चन आएगा वो उसको कर देगा। चलो, अब फोर्स का डायमेंशन क्या होता है आप सबको पता है। अभी मैंने पिछले लेक्चर में जब न्यूटन लॉ ऑफ मोशन बता रहा था, वहां पे सारी चीजें डिस्कस किया हुआ था। और डिस्प्लेसमेंट में क्या आएगा, इसका यूनिट लेंथ होता है, लेंथ को एल से लिखते हैं। तो वर्क डन का क्या निकल के आएगा, वर्क डन का निकल के आएगा एल, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 1 है, तो दोनों का पावर जुट जाएगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। ये इसकी निकल के आई डायमेंशन। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि वर्क का डायमेंशन क्या होता है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए। अब चलो इसकी यूनिट देख लेते हैं। आगे अभी एब्सोल्यूट और ग्रेविटेशनल होगी, उसको भी देखेंगे। W इक्वल टू क्या है आपका, F और S है। तो अगर हम 1 यूनिट वर्क बोले, 1 यूनिट वर्क, तो ये क्या होगा आपका, 1 यूनिट फोर्स, 1 यूनिट फोर्स इंटू 1 यूनिट डिस्प्लेसमेंट। और इसका जो निकल के आएगा यूनिट, वो क्या होगी, वो आपकी जूल होगी। लेकिन वो किस केस में होगी, एब्सोल्यूट और ग्रेविटेशनल दो केस में लिखी जाती है। उसको हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी आप इतना इसको याद रखिए। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके हमको बताइए। अब भी मैंने जितना भी डिस्कस किया एकदम बेसिक स्ट्रेस से सारी चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ, और हमारा मोटो ही है आपको सारी चीज़ें बेसिक से एडवांस तक ले जाने की। मैं एकदम बेसिक से उठाता हूँ, और चैप्टर फिनिश होते होते आप देखोगे इस लेवल पे पहुंच जाते हैं कि जेई एडवांस, नीट या जेई मेन में जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं आप इजीली सॉल्व कर देते हैं। चलो अगला देखते हैं। अब देखो जो इसका है एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ वर्क, यहाँ सॉरी इसको फोर्स को आप मिटा के वर्क कर देना। इसको मैं हाईलाइट को हटा देता हूँ, एक मिनट सॉरी। यहाँ पे देखो फोर्स की दो यूनिट होती है, एक अब देखो जो आपका फोर्स है, फोर्स इसको दो में हम लिखेंगे कि नहीं। फोर्स एक आपका ग्रेविटी फोर्स होता है और एक एब्सोल्यूट फोर्स होता है। तो इनको चलो हम एक एक करके समझते हैं। तो देखो जो सबसे पहले एब्सोल्यूट यूनिट यहाँ आपका लिख देता हूं, एब्सोल्यूट यूनिट इन एसआई। अगर हम एसआई की बात करें, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, देखो यूनिट एंड मेजरमेंट में इस चीजों को एकदम डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। देखो सारे चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड, अगर आप सोचोगे कि हम स्किप करके एक पढ़ लेना, तो आगे उसका एप्लीकेशन आता है और आप वहां उसको बच जाओगे। इसको हम किससे लिखते हैं, जूल से, एंड इज डिनोटेड बाय, ये जूल एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने वर्क के विषय में बहुत सारा काम किया था। उन्हीं के सम्मान में इसका यूनिट का नाम दिया गया जूल, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल जे से। और सीजीएस यूनिट में क्या इसको करते हैं, ये तो एसआई यूनिट में था। इन सीजीएस, इन सीजीएस सिस्टम, सिस्टम एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ वर्क। एब्सोल्यूट यूनिट क्या होगा, एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ वर्क क्या होता था, अर्ग होता था। इसको हमने वहां यूनिट एंड डायमेंशन में इसको प्रूव भी किया था। 1 अर्ग इक्वल टू जो आया था, एक 1 जूल इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्ग। तो इसको नाम देते हैं ई आर जी। इसको आप ध्यान से देख लेना, ई आर जी ये है, यहाँ जूल है। मैं हाईलाइट कर देता हूँ, अगर आप नोट्स डाउनलोड करोगे तो आपको समझ में आना चाहिए। चलो अब इसके बारे में कुछ हम जो है फार्मूले या एप्लीकेशन उसको समझते हैं। W इक्वल टू क्या होता है, एफ एस, जिसको फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो वर्क डन मान लेते हैं कितना हो रहा है, इसकी यूनिट 1 जूल, और आपकी एफ की वैल्यू क्या है, 1 न्यूटन। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट जो आपका हो रहा है 1 मीटर। तो 1 जूल आपका किसके बराबर आया है, न्यूटन मीटर के। अगर आपका एम के एस सिस्टम में, सॉरी एसआई सिस्टम में भी पूछे, वहां हम जूल देते हैं। उसकी एक और यूनिट होती है न्यूटन मीटर, ये आपको पता होना चाहिए।
अब 1 जूल की हम यूनिट क्या कैसे 1 जूल को डिफाइन करेंगे, ये बहुत बार एग्जाम में आता है। इसको मैं कलर चेंज करके यहाँ स्टार मार्क करके लिखता हूँ। देखो एकदम बेसिक सी चीजें हैं, लेकिन आप समझ लीजिएगा। वर्क डन इज सेड टू बी 1 जूल, इसको कब कहेंगे? वर्क डन 1 जूल की परिभाषा पूछते हैं लोग। वर्क डन इज सेड टू बी 1 जूल, सेड टू बी 1 जूल। कब 1 जूल वर्क आपका हो रहा है? जब 1 न्यूटन फोर्स को 1 मीटर हम विस्थापन कर दे रहे हैं। उसी को मैं यहाँ सेंटेंस में लिख रहा हूं। इफ अ फोर्स ऑफ इफ अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, देखो ये चाहूं तो मैं आपको तुरंत बता सकता हूं, लेकिन मैं यहाँ इसलिए लिख रहा हूं कि अगर आप खुद से नोट करोगे तो आपको चीजें याद रहेंगी कि 1 जूल होता क्या है। 1 जूल आपका वो होता है कि अगर 1 न्यूटन किसी एक बॉडी पे 1 न्यूटन का फोर्स लगाया जाए और वो बॉडी आपका 1 मीटर विस्थापित हो जाए, तो जो उस पे कार्य हुआ उसको हम बोलेंगे कि 1 जूल इस पे कार्य हुआ है। इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जिस डायरेक्शन में आपका फोर्स लग रहा है। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर कुछ भी डाउट है आप कमेंट करिए, आपको उसका सॉल्यूशन जरूर दिया जाएगा। तो ये आपको समझ में आया ना? अब इसी तरह अर्ग के बारे में देखते हैं। अर्ग का तो यहाँ W इक्वल टू क्या होता है? F इंटू एस। तो अर्ग में आप कैसे लिखोगे? 1 अर्ग की वैल्यू क्या होती है? 1 अर्ग। सीजीएस सिस्टम में फोर्स की वैल्यू क्या होती थी? डाइन, DYNE, 1 डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर। इसकी जब हम लिखेंगे तो क्या निकल के आएगी? 1 डाइन सेंटीमीटर। अगर आपको सीजीएस सिस्टम में पूछे वर्क की यूनिट क्या होती है तो ये आपको पता होना चाहिए। अब इसको आप एक अर्ग को डिफाइन कैसे करोगे? इसको भी लिख देते हैं। वर्क डन इज सेड टू बी 1 अर्ग। देखो इसको चाहूं मैं ऐसे बताइए, आप खुद फार्मूलेट कर सकते हो। वर्ग इफ अ फोर्स ऑफ 1 डाइन, इफ अ फोर्स ऑफ 1 डाइन। देखो आज का एकदम बेसिक सा लेक्चर है, इसको आप बिल्कुल भी मिस मत करिए। अगर आप इसको मिस कर दिए तो आपका फंडामेंटल जो बेस है वही आपका गड़बड़ा जाएगा। डिस्प्लेसमेंट अ बॉडी थ्रू, और नोट्स आप खुद से बनाइए, समझिए लेक्चर को। और नोट्स को आप जितना अपना नोट्स बनाओगे, जितना ज़्यादा लिखोगे, चीज़ें उतना आपको याद रहेंगी। इसलिए बिल्कुल ये नहीं कि हम डाउनलोड कर लिए, मेरे पास नोट्स आ गया है। आप खुद का नोट्स बनाइए, फिर देखिए आपका कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे जाएगा। कुछ भी आएगा आप बोलोगे हाँ इसको मैं सॉल्व कर दूंगा। तो देखो एक अर्ग होता क्या है? एक अर्ग वो होता है कि अगर हम किसी एक बॉडी पे एक डाइन का फोर्स लगाएं और वो बॉडी आपका 1 सेंटीमीटर तक विस्थापित हो जाए, उस बॉडी पे कितना कार्य किया गया है उसको हम एक अर्ग बोलते हैं। ये इसकी डिफिनीशन है। अगला हम रिलेशन बिटवीन, इसका तो हमने यूनिट एंड मेजरमेंट में किया था, यहाँ भी एक कर देते हैं। जूल एंड अर्ग। आपका कभी कभी देखो क्वेश्चन में जूल देगा, उसको अर्ग में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कभी अर्ग देगा उसे जूल में कन्वर्ट करना होगा। तो देखो 1 जूल इक्वल टू क्या होता है? 1 जूल इक्वल टू आपका होता है 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। ये तो बेसिक है, सबको समझ में आ गया होगा। अब 1 न्यूटन में कितना होता है? 1 न्यूटन में 10 के पावर 5 डाइन होता है, 10 के पावर 5 डाइन। और 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। 100 को हम क्या लिखेंगे? 10 के पावर 2। तो 1 जूल इक्वल टू आपका क्या आएगा? 10 के पावर 7 डाइन सेंटीमीटर। और डाइन सेंटीमीटर देखो किसके बराबर है? 1 अर्ग के बराबर है। तो 1 जूल इक्वल टू निकल के आया 10 के पावर 7 अर्ग। इसको हमने यहाँ इजीली प्रूव कर दिया। अगर इसके कैसे आप इस तरीके से भी कर सकते हो, और आपको डिटेल में जानना है तो यूनिट एंड मेजरमेंट में वहां मैंने 3 मेथड सिखाए थे, जाके वहां पूरा डिटेल में देखिए। फंडामेंटल क्वांटिटी से देखना शुरू कीजिए, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। ये तो फोर्स की यूनिट रही एब्सोल्यूट के टर्म में। अब अगला समझते हैं ग्रेविटेशनल के टर्म में हम कैसे इसको डिनोट करेंगे। अब ग्रेविटेशनल यूनिट्स आप वर्क इन एसआई यहाँ लिख लेते हैं। अगर फोर्स आपका ग्रेविटी के टर्म में दिया होता ना, 1 केजी फोर्स, 1 केजी वेट, अगर वैसा दिया रहे तो वर्क की क्या यूनिट आएगी उसको हम कैसे निकालेंगे?
उसको आपको समझ में आना चाहिए। देखो वर्क एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पूरे फिजिक्स में काम आने वाला है, केवल इसी चैप्टर के लिए नहीं। ये आपका एकदम बेस बन रहा है, आप कुछ भी करोगे वहाँ वर्क। देखो अगर हम कुछ भी मशीन बनाते हैं, कुछ भी, उससे क्या लिया जाता है? वर्क लिया जाता है। तो सब चीज़ का आखिरी मकसद उसका वर्क ही होता है, इसलिए इस वर्क को अच्छे से समझिए। तो जो ग्रेविटेशनल यूनिट में वर्क की एसआई यूनिट है वो क्या है आपकी? केजी मीटर। वहाँ क्या था? न्यूटन मीटर। यहाँ उसको हटा दिए कि केवल केजी मीटर आया है। जब हम ग्रेविटेशनल टर्म में देंगे, ये आपको आइडिया होना चाहिए। और सीजीएस में क्या आएगा? इन सीजीएस में आपका आएगा यूनिट इज, द यूनिट इज ग्राम सेंटीमीटर। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब चलो ये कैसे दिया जाता है उसको एक बार हम आपको यहाँ दिखाते हैं, ताकि क्वेश्चन आए तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। यहाँ मैं कलर चेंज कर देता हूँ। देखो अगर दिया रहे मान लो 1 केजी मीटर, 1 केजी मीटर को आप क्या लिखोगे? 1 केजी फोर्स, 1 केजी फोर्स, फोर्स को एफ से लिख रहे हैं, इंटू 1 मीटर। अब 1 केजी फोर्स कितने के बराबर होता है? 1 केजी फोर्स जो होता है वो आपका 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। 9.8 न्यूटन इंटू 1 मीटर। और न्यूटन मीटर किसका है आपका? 9.8 जूल। तो देखो जो यहाँ दिया रहेगा, यहाँ आपको मैं यहाँ नोट करके यहाँ लिख देता हूँ 1 केजी एफ इक्वल टू 9.8 न्यूटन। ये चीजें आप नोट करके लिख लेना। 1 किलोग्राम फोर्स की वैल्यू 9.8 न्यूटन होता है। इसका प्रूफ भी आगे मैं आपको दिखा दूंगा ये आता कैसे है। 1 kgf डिस्प्लेस अ बॉडी थ्रू 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो जो इसका है 1 किलोग्राम फोर्स डिस्प्लेस अ बॉडी, जो 1 किलोग्राम फोर्स है ये एक बॉडी को डिस्प्लेस कर दे रहा है। डिस्प्लेस अ बॉडी थ्रू 1 मीटर, थ्रू 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। किसके डायरेक्शन में कर रहा है? मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जो फोर्स की डायरेक्शन है, अगर उसमें हम 1 किलोग्राम फोर्स लगाए तो उसको 1 मीटर की विस्थापित कर देगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलो इसका सीजीएस भी देख लेते हैं। सीजीएस में क्या है आपका? 1 ग्राम सेंटीमीटर इक्वल टू क्या होगा आपका? 1 ग्राम सेंटीमीटर इक्वल टू 1, वहां किलोग्राम था तो यहाँ 1 ग्राम फोर्स इंटू 1 सेंटीमीटर। और 1 ग्राम में कितना वहां होगा? 980। 980 यहाँ क्या आएगा आपका? डाइन सेंटीमीटर। और 980 डाइन किसका यूनिट है? फोर्स का है। डाइन सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा? 980 अर्ग। अगर आपसे पूछे 1 ग्राम सेंटीमीटर में कितने अर्ग होते हैं तो ये आपको पता होना चाहिए। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। ये सब रिजल्ट आपको एग्जाम में ना देखोगे डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको अच्छे से याद करके रखिएगा। अगर आपको नहीं याद रहेगा आप देखिएगा एग्जाम में फंस जाओगे। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। चलो इसको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हम डिस्कस कर देते हैं। अब समझते हैं कि नेचर ऑफ वर्क डन इन वेरियस सिचुएशन। अलग अलग सिचुएशन में क्या वर्क आएगा, कब पॉजिटिव होगा, कब निगेटिव होगा, कब जीरो होगा, वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो चलो इसका पहले हम स्क्रेच से समझते हैं। W इक्वल टू क्या होता है? F वेक्टर S वेक्टर इंटू कॉस थीटा। और ये इनका डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट अगर आपको नहीं आता तो मैंने वेक्टर के लेक्चर में आपको पूरा सिखाया हुआ है, कैसे क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट का एक अलग से पूरा चैप्टर ही लिया हुआ है। अगर आपको नहीं समझ में आता, मैथमेटिकल टूल का एक प्लेलिस्ट है उसमें डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट है, आप उसको जाके देखिए, सारा आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ जो फोर्स एफ और एस तो कांस्टेंट है, जो आपकी वैल्यू है थीटा एंगल पर डिपेंड करेगी। और आपको पता है कि यहाँ पे आपका क्या होता है? सारे पॉजिटिव होते हैं। कॉस थीटा इसमें क्या होता है? कॉस थीटा इसमें पॉजिटिव होता है। और इसमें कॉस थीटा क्या होता है? यहाँ पे कॉस थीटा आपका निगेटिव होता है। तो देखो जैसे एंगल आपका चेंज हुआ वैसे ही आपका ये वैल्यू चेंज हो जा रही है।
अगर मैं यहाँ -x डायरेक्शन में जाओगे चेंज होगी कि नहीं? तो जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे, अगर ये हमारा ओरिजिन है तो अलग अलग फोर्स आएगा कि नहीं? अगर इस डायरेक्शन में देंगे कुछ आएगी, इसके सीधा परपेंडिकुलर देंगे जीरो आएगा, और जब इसके एक्टिव्स जाएंगे तो ये आपका निगेटिव में जाने लगेगा। तो चलो यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल के साथ दिखा देता हूँ। ये आपकी रही एक्सिस, मान लेते हैं पहले इधर थीटा बना रहा है, ये है आपका थीटा। दूसरा आपका इधर दे देते हैं बना रहा है थीटा, ये है आपका थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, और ये है आपका थीटा लेस देन 90 डिग्री। और अगला दे देते हैं ये है आपका थीटा, और इसको दे देते हैं, ये है आपका थीटा, इसको थीटा देते हैं, ये थीटा है आपका 90 डिग्री से ज़्यादा। अब देखो इन तीनों केस में वर्क डन की वैल्यू अलग अलग आएगी कि नहीं? यहाँ पे आपका पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे जीरो आएगा, और यहाँ पे निगेटिव आएगी। ऐसे किस केस में कैसे कैसे आपके चेंजेस आएंगे, उस सब वैल्यू को हम डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो आप हमें बताइए कमेंट करके। तो यहाँ मैं क्या कंक्लूजन लिख सकता हूँ? वर्क डन विल बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ये हो सकता है कि नहीं? आपका जो वर्क डन है वो या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा या जीरो होगा। अगर थीटा आपका है उसको क्या बोलते हैं? वेदर द एंगल बिटवीन, कब कब होगा? वेदर, ये भी लिख देते हैं यार, नहीं तो आप लोग कमेंट करोगे क्या है। वेदर द एंगल बिटवीन, देखो ये एकदम बेसिक सा चीजें मैं आपको ले रहा हूं, इसको आप ध्यान से समझिएगा। एस वेक्टर इज, इसको क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। अगर आपका थीटा 90 डिग्री से कम है और उससे ज्यादा है तो आपको क्या बोलेंगे? 90 डिग्री से ऑब्ट्यूस, और थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। इन सब अलग अलग केस में आपका पॉजिटिव नेगेटिव ये सब जीरो हो सकती हैं। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करिए, उसका आपको जरूर सॉल्यूशंस मिलेगा। अब चलो कुछ इसके एग्जांपल्स देखते हैं। पहला आपका देते हैं एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव वर्क। किस किस केस में आपका पॉजिटिव वर्क होगा? एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव वर्क डन। अब देखो पॉजिटिव हम कब बोलेंगे? जब आपका जो फोर्स है वो 90 डिग्री से जो एंगल बना रहा है उससे कम रहे, जो सीधा सीधा है। तो इसका क्या है, यहाँ मैं लिख देता हूं। जब आपका एफ वेक्टर एंड एस वेक्टर आर इन सेम डायरेक्शन, यहाँ तक कुछ भी दिक्कत है? कोई नहीं है। अगर ये आपके सेम डायरेक्शन में है तो थीटा आपका क्या होने वाला है? थीटा आपका जीरो होने वाला है। जैसे आप कोई बॉडी है मूव कर रही है, एफ वेक्टर यहाँ से यहाँ आ गई, कितना डिस्टेंस मूव किया? एस। तो देखो यहाँ एफ वेक्टर और एस वेक्टर सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है। ये आपको समझ में आ गया। अब इसका पहला एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं एक बॉल है और एक ग्रेविटी के कारण नीचे आ रही है। जब नीचे आ रही है तो इस पे कौन सा फोर्स लगेगा? वर्क डन बाई ग्रेविटी। वर्क डन बाई ग्रेविटी। अगर ग्रेविटी के द्वारा कोई वर्क हो रहा है तो उसको हम लेंगे पॉजिटिव वर्क। ये आपका पॉजिटिव की कैटेगरी में आएगा। अगर दूसरा कंडीशन है व्हेन अ हार्स, सेम आपका एक, ये आपका एक कार्ट है जिसको एक हार्स पुल कर रहा है। एक मिनट, इसको मैं थोड़ा बनाने की कोशिश करता हूं। देखो मेरी उतनी अच्छी डायग्राम नहीं है, आप समझ लीजिएगा। बस एक घोड़ा गा है जिसको ये खींच रहा है। अब जब ये इसको पुल कर रहा है तो इस पे क्या फोर्स लगेगा? देखो दोनों आपका सेम डायरेक्शन में है। इस पे जो फोर्स लग रहा है एक हार्स के कारण कार्ट पे, ये भी आपका इसी डायरेक्शन में है और इस वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है। तो इसका जो वर्क डन आएगा ये आपका क्या आने वाला है? वर्क डन आपका पॉजिटिव आने वाला है। यहाँ तक किसी को कुछ दिक्कत है? जहां भी ऐसा केस दिखे
वहां पे आपका वर्क डन पॉजिटिव आएगा। अब चलो देखते हैं कि कब निगेटिव आता है। दूसरा केस देते हैं बी। इसका देते हैं निगेटिव वर्क। अब कब निगेटिव वर्क आएगा? अगर हम फोर्स किसी और डायरेक्शन में लगा रहे हैं लेकिन मोशन उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? निगेटिव वर्क बोलते हैं। इसका हम सेंटेंस पहले लिख देते हैं कि क्या है, इन आपका क्या होगा, एफ वेक्टर एंड एस वेक्टर आर इन अपोजिट डायरेक्शन, आर इन अपोजिट डायरेक्शन। जो आज जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो, देखो फोर्स आप लगा रहे हो इस डायरेक्शन में, लेकिन जो आपका मोशन हो रहा है वो आपका इस डायरेक्शन में हो रहा है। जो आपका मोशन हो रहा है इस डायरेक्शन में हो रहा है। किस किस केस में होगा उसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो चलो पहला एग्जाम्पल देते हैं। मान लेते हैं एक ब्लॉक है, एक सरफेस पे इस पे एफ फोर्स लगा के खींचा जा रहा, सॉरी एक सरफेस पे भी वेलोसिटी से जा रही है। अगर ये इस पे भी वेलोसिटी से जा रही है तो इधर क्या आपका आएगा, और इस पे फ्रिक्शन है, सरफेस पे स्मूथ नहीं है, इस पे फ्रिक्शन है। अगर इस पे फ्रिक्शन है और ये इस डायरेक्शन में मोशन कर रही है तो इस पे क्या आएगा, एक फ्रिक्शन फोर्स आएगा जो इस पे अपोज करेगा और कुछ दूरी पे जाके बॉडी रुक जाएगी। तो देखो ये इसके मोशन को रिड्यूस कर रहा है। जो अपने एफर्ट को रिड्यूस करे तो क्या होता है, आपका निगेटिव होता है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन। इसका जो भी आएगा वो क्या आएगा, जहां भी देखो ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं। इस पे जब हम क्वेश्चन करने जाएंगे आप डायरेक्शन नहीं पता रहेगा किसके द्वारा पॉजिटिव लेना है किसके द्वारा निगेटिव, तो आप वहां पे चीजें कर नहीं पाओगे। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। इसका दूसरा केस देते हैं। दूसरा केस देते हैं, मान लेते हैं दो पॉजिटिव चार्ज हैं, इनको एक दूसरे की तरफ लाया जा रहा है। अब देखो जब एक दूसरे की तरफ लाओगे क्या करेंगे, दोनों सेम चार्ज हैं तो ये दोनों अपोज करेंगे और इसके अपोजिट भागने की कोशिश करेंगे। करेंगे कि नहीं? अगर सेम चार्ज को एक तरफ लाओगे ये दोनों इसके अपोजिट भागने की कोशिश करेंगे, ऐसे ये अपोजिट भागने की कोशिश करेगा। देखो फोर्स तो इस डायरेक्शन में हम लगा रहे हैं लेकिन डिस्टेंस जो हो रहा है उसके अपो, देखो जब सेम चार्ज को आप पास पास लाओगे क्या होगा, अपोज करेगा। आप देखे होंगे अगर मैग्नेट के दोनों पोल को साउथ साउथ को एक तरफ लेके आओ तो ये चिपकते नहीं है, दूर भागते हैं। तो फोर्स तो हम इस डायरेक्शन में लगा लेकिन दूर अलग भाग रहे हैं। अगर निगेटिव होता तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते, पॉजिटिव है तो अपोज कर रहा है। तो वर्क यहाँ हम क्या लिखेंगे, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये जब हम 12th की फिजिक्स स्टार्ट करेंगे ना, पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक से ही स्टार्ट होगा, वहाँ ये सब पे डिटेल में डिस्कस होगी। तो जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक के कारण वर्क डन होता है वो क्या होता है, वो भी आपका होता है निगेटिव। ऐसे ही अगर आप पृथ्वी से ऊपर किसी पे फेंकते हो वस्तु को तो वहां वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आ गई होंगी। देखो बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं जहां ऐसा केस आएगा, लेकिन जो बेसिक बेसिक है मैं उसका एग्जाम्पल आपको दे दे रहा हूं जो कॉमन यूज होते हैं। चलो अगला ले लेते हैं सी। जब देखो अगला हम ले लेते हैं क्या है आपका, अगला लेते हैं जब आपका वर्क डन जीरो आए। एग्जाम्पल आप जीरो वर्क डन, किस केस में आपका जीरो होगा, आपको पता है फार्मूले से ना, एफ एस कॉस थीटा होता है। तो वहां थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है, 90 डिग्री। तो यहां हम क्या लिखेंगे, वर्क डन इज जीरो। देखो ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, आप प्रीवियस ईयर करोगे कि किस केस में जीरो होगा किस केस में पॉजिटिव होगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज पॉजिटिव और नेगेटिव। प्रीवियस ईयर आप सॉल्व करोगे, बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। एक बार आप उसको देखिए, एकदम बेसिक सा है, मत सोचिए कि इससे कुछ नहीं होने वाला। देखो ये एकदम फाउंडेशन है, अगर यही आपका वीक रहा तो आगे आपका सारा चैप्टर ये वीक ही लगने वाला है। इसलिए मैं एकदम स्क्रेच से समझा रहा हूँ तो इसे आप अच्छे से समझिए। चलिए इसका पहला एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं इस पे एक पत्थर है जो इस पे नचा रहा है, एक आदमी इसके सर्कुलर पाथ में घुमा रहा है। अब जब सर्कुलर पाथ पे घुमाएगा तो इस पे क्या लगेगा, इस पे एक फोर्स लगेगा सेंटर की तरफ जिसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। देखो आप हाथ में एक धागा बांध के अगर ऐसे ऐसे नचाओ तो इसके चारों तरफ नाचती है,
तो कौन सा फोर्स उसे अंदर सेंटर की तरफ खींच के रखे रहता है, उसी को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। और जब हम इसको नचा इधर रहे, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इधर ऊपर की तरफ हो रहा है, आपका जो एस आ रहा है। और इनके बीच देखो, एफ और एस के बीच कितने डिग्री का एंगल बन गया है, 90 डिग्री का। तो यहाँ आपका वर्क डन क्या आएगा, वर्क डन आपका आएगा 0। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल। When a person does not move from his position, but he may be holding any amount, देखो एक आदमी है, ठीक, ये यहाँ पे स्टैंड है, लेकिन ये अपने सर पर एक बहुत बड़ा बोझा लिया है, एक वेट है, बहुत हैवी वेट है, यहाँ पे रेस्ट में है, ये मूव नहीं कर रहा है, रेस्ट में है। कितना भी हैवी वजन उठाया रहे तो यहाँ पे वर्क डन क्या आने वाला है, वर्क डन आपका 0 आने वाला है, अगर ये रेस्ट में ही रहे, जब तक मूव नहीं करेगा। देखो ना, फोर्स तभी आएगा जब वो फोर्स की डायरेक्शन में मूवमेंट आएगी, अदरवाइज वो 0 ही होगा। आई होप 0, पॉजिटिव, निगेटिव किस किस केस में आएंगे वो सब सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। चलो, अगर ये डॉट प्रोडक्ट है तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के फॉर्म में कैसे रहेगा उसका डिस्कस कर देते हैं। मान लेते हैं हमें फोर्स की वैल्यू दी गई है एक्स वाई जेड का डायरेक्शन में, रहा आई कैप, जे कैप एंड के कैप। ऐसे आपका फोर्स दिया हुआ है, क्या एक्स डायरेक्शन में एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, ये आपकी फोर्स की वैल्यू दी है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में। और ऐसे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू दी है रेस्पेक्टिव में एस एक्स आई कैप प्लस एस वाई जे कैप प्लस एस जेड के कैप। अब आपसे पूछ रहा है कि वर्क डन बताइए, आपको वर्क डन बताना है, तो आप क्या करोगे, वर्क डन इक्वल टू क्या आता है आपका, एफ वेक्टर डॉट प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कराइए तो क्या निकल के आएगा, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। इसी तरह एस की वैल्यू रखोगे, एस एक्स आई कैप प्लस एस वाई जे कैप प्लस एस जेड के कैप। अब जब आप देखो, मैंने आपको डॉट प्रोडक्ट में बताया था, डॉट प्रोडक्ट के लेक्चर में आप एक बार यार जाके मैथमेटिकल के 10 से 15 लेक्चर की मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, आप उसको एटलीस्ट जाके थोड़ा थोड़ा एक एक वीडियो करके रोज देखिए। अगर आप उसको नहीं देखोगे, मैं आपको गारंटी के साथ कर रहा हूँ, फिजिक्स पूरा आपको टफ लगने वाली है। अगर आप चाहते हो फिजिक्स इजी लगे तो आप मैथमेटिकल टूल को जाके सारा लेक्चर अटेंड करिए और उसको सीखिए। वहाँ जितना आपके फिजिक्स में रिक्वायर्ड मैथमेटिक्स है वो सारा मैंने वहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता था, आई डॉट आई अगर सेम नेचर का है, के डॉट के, इसी तरह आपका जे डॉट जे है, इन सब की वैल्यू क्या आती थी, 1 आती थी। और इसके अलावा कोई रहा आई डॉट जे या आपका जे डॉट के या आपका के डॉट आई रहा, इन सब की वैल्यू आपकी निकल के आती थी 0। आई होप आपको ये चीजें याद होंगी अभी तक। तो चलिए आगे अब इसको लिखते हैं। अब एफ एक्स का आप एस एक्स के साथ मल्टीप्लाई जब करोगे, वर्क डन इक्वल टू यहाँ क्या निकल के आएगा, एफ एक्स इंटू एस एक्स। और आई कैप डॉट आई कैप क्या वैल्यू हो जाएगी, 1। उसको लिखें या न लिखें कोई मतलब नहीं। इसी तरह एफ वाई एस वाई, जे कैप डॉट जे कैप 1 होगा, बाकी जे डॉट आई 0 हो जाएगा, जे डॉट के आपका भी 0 हो जाएगा। इसी तरह जेड का करेंगे तो देखो, आई के साथ 0, जे के साथ 0, केवल के डॉट का आपका जब कराएंगे तो ये निकल के आएगा 1। तो इसको हम क्या लिखेंगे, एफ जेड इंटू एस जेड। जब आपका रेक्टेंगुलर डायरेक्शन में पूछे, अब एक्स वाई जेड किसी भी डायरेक्शन में पूछे तो यहाँ से कोई भी, अगर एक्स में पूछे तो है, वाई में पूछे सेकंड वाला है, जेड में पूछे तो जेड का। आई होप आपको ये सब सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर कुछ भी डाउट है तो आप बोलिए, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूं आपको, कमेंट करके बताना, जहां भी डाउट रहेगा वहां मैं आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। और यार देखो, मैं एकदम स्क्रेच से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इससे सिंपल में कुछ हो ही नहीं सकता। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आ रहा, आप वीडियो को पॉज करिए और शांति से दिमाग लगा के आराम से देखिए, जैसे आप मूवी देखते हो उस तरीके से देखिए।
देखिए सारी चीज़ें आपको याद हो जाएँगी, ऐसा मत सोचिए कि मैं स्टडी कर रहा हूँ, क्योंकि दिमाग में जैसे ही लगता है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं तो चीज़ें हमें याद नहीं आती। और वही अगर मैं आपको 3 घंटे, 6 घंटे की वेब सीरीज़ दिखा दूँ, सारा आपको याद हो जाता है। वो सब आपके पर्सपेक्टिव पे होता है, आप किसको ज़्यादा महत्व दे रहे हो। तो आई होप अब आप लोग वेल मैच्योर हो चुके हो, चीज़ें अच्छे से समझते होंगे क्या आपके लिए सही है और क्या गलत है। देखो ये आपको डिस्टेंस डिस्टेंस की वैल्यू दी है मीटर में, 4 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 7 के कैप, और फोर्स की वैल्यू आपको दिया है आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप, और ये किसमें है, न्यूटन में है। आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द वर्क डन इन मूविंग पोजीशन, आपसे बोल रहा है फाइंड वर्क डन इन मूविंग पोजीशन। ये आपका इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, सारा का पोजीशन कोऑर्डिनेट ये सब दे दिया है। अब आप इसको कैसे निकालोगे, ये आपका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का है, अब भी हमने डिस्कस किया। जब इसका सोल्यूशन लिखेंगे तो वर्क डन इक्वल टू क्या होगा आपका, एफ फोर्स का डिस्टेंस के साथ डॉट प्रोडक्ट करा देंगे। तो यहाँ क्या है, फोर्स, एक मिनट, पहले फोर्स है ना तो फोर्स को लिखते हैं। फोर्स की वैल्यू क्या है, आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप, और एस की वैल्यू क्या है, 4 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 7 के कैप। देखो अभी आगे अगर आप नहीं सीखोगे ना वो जो मैथमेटिकल टूल है, आपको पूरा पूरा हमेशा आप कंफ्यूज रहोगे हो क्या रहा है, क्योंकि ये पूरा फिजिक्स आपका 80% मैथ का एप्लीकेशन है। आपको बेसिक मैथ आनी ही चाहिए, और जितना फिजिक्स में लगेगा ना, मैंने सारा एक्सप्लेन किया है, वो मोर देन सफिशिएंट है। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप एक बार जाके उसको जरूर देखिएगा। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई कराते हैं। आई का 4 आई के साथ कराएंगे तो क्या आएगा, 4 आई का आई के साथ 1 होगा, आई का जे के साथ करेंगे 0, आई का के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। अब आगे जे का करते हैं प्लस माइनस, तो ये क्या होगा, माइनस 2 जे कैप डॉट जे कैप, तो ये क्या आएगा, 2 जे का आई के साथ 0, के साथ 0, माइनस के प्लस के, तो ये क्या आएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। इसके बाद जब इसको करेंगे तो ये निकल के आएगा के साथ 7। जब इसको हम सॉल्व करेंगे वर्क डन की वैल्यू निकल के आएगी 4 2 आपका 7 2 9 और माइनस 5 जूल। देखो निगेटिव आई है आपकी, जो वर्क डन आया है वो इसके अगेंस्ट काम हो रहा है, मतलब एफ वेक्टर और एस वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट हैं। ये आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि आपको उनकी डायरेक्शन बताइए, और 4 ऑप्शन दे देगा कि आप फोर्स और एस एक दूसरे के पैरेलल हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं, परपेंडिकुलर हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बना सकता है, इसलिए इसको आप अच्छे से समझिए। आई होप ये सब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। जितना हमने आज डिस्कस किया ना उस पे सब क्वेश्चन कर देते हैं, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाए कि इस पे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है, अ गार्डनर पुशेस अ लॉन रोलर थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर। कोई एक माली है जो एक रोलर को 20 मीटर तक ढकेलता है। इफ ही अप्लाइज अ फोर्स ऑफ 20 केजी वेट, देखो फोर्स की वैल्यू आपका ग्रेविटेशनल के टर्म में दिया है वेट, ये आपको पता, अभी हमने इसी एब्सोल्यूट और ग्रेविटेशनल दोनों समझाया है, और इस क्वेश्चन का लेने का मतलब यही था कि आपको पता चल जाए। 20 केजी वेट का एक फोर्स लगा रहा है जो 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है। आपसे पूछ रहा है फाइंड वर्क डन बाय हिम, उस आदमी के द्वारा उस पर कितना फोर्स लगाया जा रहा है वो आपसे पूछ रहा है। तो चलो ये कुछ इस तरीके से सिचुएशन है, यहाँ हम बना देते हैं। इस पे एक फोर्स लग रहा है एफ, कितना लग रहा है, 20 केजी वेट, और कितने डायरेक्शन में लग रहा है, इधर 60 डिग्री पे। यहाँ ये समझ में आया कि नहीं, आपसे पूछ रहा है वर्क डन कितना होगा। अब इसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले इसको रिजॉल्व करिए। तो चलो यहाँ मैं थोड़ा फिगर को ज़्यादा कर देता हूँ। इधर आपका आ रहा है एफ, और इधर है आपका 60 डिग्री। अब देखो डायरेक्शन आपका इस डायरेक्शन में जा रहा है एस, तो हमें क्या चाहिए, फोर्स को हम रिजॉल्व करेंगे, क्योंकि ये जमीन, देखो जो ये बॉल ये रोलर रखा है ये तो जमीन पे ही ढिंगलाएगा ना, जब इसको ठेलेगा जमीन पे ही, हवा में तो फेंकेगा नहीं। तो इसका डिस्प्लेसमेंट हम इस डायरेक्शन में लेंगे, अर्थ के डायरेक्शन में। तो इधर क्या आएगा, एफ कॉस 60, और इधर क्या आएगा, एफ साइन 60।
जैसे ही हमने इसको रिजॉल्व किया, हमें फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन मिल गई, तो हमें जो फोर्स की वैल्यू दी गई है, फोर्स की वैल्यू है क्या, 20 kg वेट। इसको पहले आप न्यूटन में बदलिए, तो वेट की वैल्यू कितनी होती है, 9.8, 20 इंटू 9.8। अब ये क्या आ जाएगा, आपका न्यूटन हो जाएगा। जब यहाँ हम पुट करेंगे, एस की वैल्यू हमें कितना दिया हुआ है, 20, और थीटा की वैल्यू दी है 60 डिग्री। तो W इक्वल टू क्या होगा आपका, W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। यहाँ पे जब हम वैल्यू पुट करेंगे 20 इंटू 9.8, डिस्टेंस कितना मूव किया 20, और कॉस 60 की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, कॉस 60 आपका निकल के आएगा 1/2। जब यहाँ से हम वर्क डन निकालेंगे, ये वैल्यू निकल के आएगी 1960 जूल। देखो मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया है, मेरे पास आंसर है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप इसको वेरीफाई करो। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर कुछ भी डाउट है, आप वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को फिर से ट्राई करिए, देखिए सारा चीजें समझ में आ जाएगा। इसमें एक माली है जो एक रोलर को जमीन पर ढकेल रहा है, और जो फोर्स लगा रहा है वो 60 डिग्री इंक्लाइंड पे लगा रहा है 20 kg वेट का। तो मैंने उसको जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, उस डायरेक्शन में उसको रिजॉल्व कर दिया। उधर हमें कॉस कंपोनेंट मिला, फार्मूले में भी एफ एस कॉस थीटा वो दिखाए। देखो फार्मूले से मत रट्टा मारिएगा, आप कॉन्सेप्ट पकड़ के रखिएगा, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। फोर्स की डायरेक्शन में मूवमेंट कराना है, जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो किसके डायरेक्शन में हो रहा है, फोर्स की डायरेक्शन में। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद हमने फार्मूला लगाया, सीधा आंसर आ गया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये कि बहुत ही अच्छा और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, जो मैंने अभी डिस्कस नहीं किया था, कब जीरो आएगा वो सब पे भी एक क्वेश्चन में यूज हुआ है, 2 पार्ट। चलो एक एक पार्ट पहले रीड करते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। ये कह क्या रहा है, अ पर्सन इज होल्डिंग अ बकेट बाय अप्लाइंग फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। एक आदमी है, उसके हाथ में एक बाल्टी है जो 10 न्यूटन का फोर्स लगा रही है। कह क्या रहा है, ही मूव्स हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर। अगर वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 5 मीटर मूव करता है, एंड देन क्लाइम्स अप अ वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, फाइंड द टोटल वर्क डन बाय हिम। तो देखो ये कह रहा है कि अगर वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 5 मीटर जाता है, उसके बाद 10 मीटर वर्टिकल डायरेक्शन में जाता है, तो उसने कितना फोर्स, कितना काम किया, वो आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए इसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एक आदमी है, इसके हाथ में एक बाल्टी है, और इस पे कितने न्यूटन का बल लगा रहा है आदमी, ये सीधा वर्टिकल आएगा, कितने का लग रहा है, 10 न्यूटन का। अब ये करता क्या है, ये यहां से 5 मीटर तक आपका कैसे आता है, हॉरिजॉन्टल, 5 मीटर तक हॉरिजॉन्टल आता है। यहाँ फिर से बना देते हैं। अभी भी 10 न्यूटन लग रहा है। एस इक्वल टू कितना है, 5 न्यूटन। अब जब ए है, ए बी है, अब जब ये यहां से पहुंचा, अब ये किधर मूव करेगा, ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा। यहां से देखो कह रहा है वर्टिकल डिस्टेंस अब जाना शुरू कर देता है। तो चलो इसको वर्टिकल मूव करा देते हैं। जब वर्टिकल मूव कराएंगे, इसके हाथ में वही बाल्टी है 10 न्यूटन की। अब जब ये मान लेते हैं सी पॉइंट पे आया, तो यहां से यहां जो पॉइंट आया है वो कितना है आपका, 10 मीटर है। आपसे पूछ रहा है, पहले इधर से इधर गया है, ए से बी, फिर बी से सी पे गया है। टोटल पूछ रहा है कितना वर्क डन हुआ। तो W इक्वल टू क्या है, डब्ल्यू ए बी प्लस डब्ल्यू बी सी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसमें पूछा क्या जा रहा है। अगर नहीं समझ में आया है तो आप अच्छे से फिर से एनालिसिस करिए। अब देखो ध्यान से, जब ये यहाँ है, डिस्प्लेसमेंट तो आपका इस डायरेक्शन में हो रहा है, लेकिन फोर्स किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जब हम ए बी की बात करेंगे, चलो इसको सॉल्व करते हैं। वर्क डन ए बी, तो आप देखो इसके लिए क्या है, एस तो आपका इस डायरेक्शन में है, और जो एफ है वो आपका इस डायरेक्शन में है। तो इनके बीच क्या है, एंगल 90 डिग्री। थीटा इक्वल टू निकल के आया 90 डिग्री। जो हाथ में ऐसे बाल्टी पकड़ के जा रहा है ना, तो फोर्स तो वर्टिकल लग रहा है,
तो यहाँ डब्ल्यू ए बी आपका जो निकल के आएगा एफ एस कॉस थीटा, एफ की वैल्यू है 10, एस गया 5 और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। तो जो आपका निकल के आया वर्क डन ए से बी तक कितना काम किया है उसने 0 काम किया है। देखो मूव तो भले किया यहाँ, लेकिन उसने फोर्स की डायरेक्शन में नहीं मूव किया है, फोर्स आपका वर्टिकल में लग रहा है और जॉब हॉरिजॉन्टल में रहा है। तो ए से बी तक भाई साहब ने कुछ काम नहीं किया है। अब चलो चेक करते हैं बी से सी कितना काम किया। तो वर्क डन बी से सी में, तो यहाँ पे आप देखो आपका जो है यहाँ आदमी इसी डायरेक्शन में आपका फोर्स है और इसी डायरेक्शन में आपका डिस्प्लेसमेंट है एफ और एस। कितनी वैल्यू है एफ की, एफ है आपका 10 न्यूटन और एस भी है आपका 10 न्यूटन। अब दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं तो थीटा इक्वल टू कितना आएगा 0 डिग्री। तो जब हम रखेंगे डब्ल्यू बी सी इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, यहाँ पे जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे 10 इंटू 10 इंटू कॉस 0 और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, डब्ल्यू बी सी इक्वल टू आएगा 100 जूल। अब देखो हमसे वर्क डन टोटल पूछ रहा है, तो टोटल आपका क्या होगा डब्ल्यू ए बी प्लस डब्ल्यू बी सी। ए बी की वैल्यू कितनी आई है ए से बी तक जाने में 0 जूल काम किया है और बी से सी तक 100 जूल। जब टोटल वर्क डन निकालेंगे तो निकल के आएगा 100 जूल। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आप सावधान होकर क्वेश्चन को सोचिएगा कि जरूर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ट्विस्ट किया है। यहाँ फोर्स वर्टिकल में है और डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल में हो रहा है, इसलिए यहाँ पे वर्क डन 0 आया है। यहाँ वर्क डन और डिस्टेंस दोनों की सेम डायरेक्शन, देखो इसी डायरेक्शन में आपका फोर्स है और इसी डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। आई होप मैंने जितना कुछ भी डिस्कस किया वो सब समझ में आ गया होगा। अगर आपको कैलकुलेशन नहीं समझ में आ रही है, आप एक बार जाइए, मैंने मैथमेटिकल टूल में सारा जितना आपके फिजिक्स में मैथमेटिक्स रिक्वायर्ड है वो सब कवर किया है। वहाँ पे वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, जितना आपके फिजिक्स में यूज होगा सबका मैंने अलग अलग लेक्चर दिया हुआ, उस प्लेलिस्ट में सब एक प्रॉपर अरेंज में है। एक बार आप जाके उसको देख लीजिए। अगर आप नहीं देखोगे मैं आपको गारंटी देता हूँ फिजिक्स पूरा आपको टफ लगने वाली है। तो अगर आपको फिजिक्स इजी करना है सबसे पहले आप मैथ को जो बेसिक है उसको स्ट्रांग करिए। आई होप आज का सारा लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा, एकदम इंट्रोडक्शन पार्ट था। अगले लेक्चर में हम लोग वेरिएबल फोर्स पे देखेंगे, कांस्टेंट फोर्स पे इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो सब हमने डिस्कस कर लिया है। अगले लेक्चर में वेरिएबल को देखेंगे, उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ऐसे ही अपना ये भी चैप्टर धीरे धीरे हम आगे ले चलेंगे और 7 से 8 लेक्चर में इसको भी कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। फीडबैक जरूर दीजिएगा ताकि हमको पता चल सके कि मैं जो आपको कंटेंट दे रहा हूं वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं। कंटेंट में कोई कमी नहीं है, आप ट्रस्ट करके पूरा कंटेंट को फॉलो करिए। आप देखोगे पीवाईक्यू जब सॉल्व करोगे तो सारे क्वेश्चन इसी कंटेंट से आए होंगे। आप अननेसेसरी क्वेश्चन में मत उलझिएगा, वैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते भी नहीं। जो आपके एग्जाम रिलेवेंट है वो सारा कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर कुछ भी डाउट है तो आप मुझे वीडियो के कमेंट में वो आप प्रॉब्लम डालिए, मैं आपको उसका सॉल्यूशन जरूर प्रोवाइड कराऊंगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप उसे टेलीग्राम में भी पोस्ट करिए। मैं हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक अटैच करता हूं, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे मैं जितना नोट यहाँ डिस्कस करता हूं, ये सब पीपीटी पे जो लिखा हूं सबका पीडीएफ मैं उस ग्रुप में शेयर करता हूं। तो उस ग्रुप को आप जाके ज्वाइन कर लीजिए और उन लोगों तक शेयर करो जिनको इसकी ज़रूरत है, जो लोग अच्छी कोचिंग नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। आप तैयारी अच्छे से करिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। मैं आपको गारंटी दिला रहा हूं कि आपका फिजिक्स में एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा। अगर जितना मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूं आपने उतना सीख लिया और खुद से क्वेश्चन एटलीस्ट हर चैप्टर पर अगर 100 क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस किए और 50 क्वेश्चन का अप्रॉक्स मैं कराता हूं तो आपको इतना कमांड आ जाएगा, आप क्वेश्चन देखते ही बता दोगे कि कौन किस किस मेथड से सॉल्व होगा। तो चलिए इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें व लाइक करें।
वीडियो देखने के लिए थैंक यू।